हाँ सर। ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो इसमें है क्या, हमें क्या निकालना है, एक mod x का डोमेन निकालना है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। हमें किसका डोमेन निकालना है, f mod x का, y इक्वल टू f mod x का डोमेन निकालना है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है x के किस किस वैल्यू के लिए ये चल सकता है, x के किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड हो सकता है। तो हमें क्या है, mod x को लेकर के चलेंगे। हमें ये मालूम है कि y इक्वल टू एफ एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो ये जो x का वैल्यू है, इससे ग्राफ से पता चलता है -1 से 4, x एक्सिस पर फैला हुआ है -1 से 4 तक। तो ये डिफाइंड है -1 से 4 तक। ये जो मैं डिफाइंड पूरा लिखा हूँ, ये जो है ना डिफाइंड है, ये जाने दो। तो ये किसके लिए डिफाइंड है, और अगर मैं इसी को एक mod x कर लूँ तो ये भी डिफाइंड रहेगा किसके लिए, -1 से 4 के लिए। तो ये mod x की बात है। अभी mod x से हमें x पर शिफ्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर एक mod x करे तो हमें x का ही वैल्यू फाइनली चाहिए डोमेन के लिए। तो mod x से x पर शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक मोड हटाएंगे तो ये -4 से 4 होगा। तो x का वैल्यू -4 से 4 तक होगा, मतलब ये डोमेन आ गया है। -4 से 4 इसका डोमेन मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन मिल गया। तो ये क्या है, ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें -3 से 3 लिखा हुआ है, आया है -4 से 4। अभी आ जाना चाहिए, मैं एक ही चीज कई बार रिपीट किया हूँ, तो अभी आ जाना चाहिए। और नहीं आ रहा है आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस तो लगता ही है, तो वो करेंगे तो आ जाएगा। तो ये इसका डोमेन हो गया। अभी इसका रेंज, अभी ये थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो उधर मिटा देता हूँ, थर्ड ही बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है क्या है, ठीक है, ठीक है। फिर भी इसका रेंज डोमेन का बताया, रेंज का भी बता देता हूँ। f माइनस mod x, f mod x का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। मैं क्या बताया था, पहले डोमेन निकाल दो। अगर ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, सिंपल वे में करना है, तो डोमेन निकाल कर ये देखो। जिनको कम समझ में आता है उनके लिए भी है कि सिंपल वे में क्या करेंगे, डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन आप लोग निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाता है, डोमेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दो तरीके से मैं रेंज के क्वेश्चन को डील करना सिखा रहा हूँ। एक सिंपल वे में डोमेन निकालिए, और डोमेन में जो भी वैल्यू आया वो सारे वैल्यू रख दीजिए, रेंज निकल जाएगा। एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसको देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ना। दूसरा तरीका से, दूसरे तरीके में, दूसरा तरीका पहले देख लीजिए, उसके बाद सिंपल तरीके से भी बताऊंगा। तो क्या करना है, यहाँ पर क्या है, -mod x है। तो -mod x का वैल्यू हो क्या सकता है, ये बताओ जरा। ये <0 रहेगा क्या, क्लियर है, <0 रहेगा। और इसका वैल्यू -1 से बड़ा रखें। -1 से बड़ा क्यों रखें, ये तो बहुत छोटा हो सकता है। कि इसलिए -1 यहाँ से आ रहा है। हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है -1 से 4 तक, ठीक। तो -1 से हमें नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मोडलस x जा सकता है नीचे, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से 1 तक ही जाना है। तो इसका वैल्यू इस तरीके से -1 से बड़ा लेना है। और ये मोडलस x खुद से बता रहा है 0 से छोटा ही होगा। और एक ऐसे आया है, ये आया है इस तरीके से कि मोडलस x क्या होगा, <0 होगा। तो अभी हमें फंक्शन कहाँ से कहाँ तक देखना है। फंक्शन का जो भी ग्राफ दिया हुआ है -1 और 0 का देखना है। तो वहाँ पर बाई एक्सिस पर जहाँ तक फंक्शन का ग्राफ फैला हुआ दिखेगा वही रेंज हो जाएगा।
तो इसको देखिए कहाँ से फैला हुआ दिख रहा है, बाई एक्सिस पर। ये -1 है, एक पॉइंट कौन सा है 0 0, एक पॉइंट कौन सा है -1 -1। तो बाई एक्सिस पे फैलाव मतलब दूसरा एंट्री देखना है, बाई कोऑर्डिनेट का एंट्री देखना है। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या है -1 और ये है 0। तो ये इसका रेंज हो गया, रेंज क्या हो गया -1 से 0। अगर दूसरा तरीका समझ में आता है तो बहुत आसान है ना, कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अभी तो ये रेंज निकल गया। अच्छा, एक और तरीका था, उसमें अगर ये नहीं पता चलता है तब क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, फिर उसके वैल्यूज रख देंगे। ये भी आसान तरीका, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे कैसे, तो ये fx डिफाइंड किसके लिए है, x के किस वैल्यू के लिए fx डिफाइंड होता है -1 से 4 तक। और हमारा जो है ना दिख रहा है fx के जगह पे -mod x दिया गया है, तो -mod x भी डिफाइंड होगा। अभी इससे कैसे आ गया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर बोलोगे कि x से कैसे हो गया, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा fx इज डिफाइंड फॉर, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो y इक्वल टू f माइनस mod x इज डिफाइंड फॉर, ये किसके लिए, तो माइनस mod x जो है -1 से 4 तक। अब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना, ये जो है पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो -x से 0 तक, तो -x से 0 तक हो गया। तो दोनों साइड अगर साइन चेंज करोगे तो mod x कितना हो जाएगा 0 से 1 तक, ठीक है। तो mod x क्या हो जाएगा -1 से 1 तक। अभी ये सारे वैल्यू रख के इसमें निकालो, वैल्यू किसमें रखना है, एक -mod x में वैल्यू रखना है। क्या क्या रखना है, -1 0 रख दो, तो क्या रखोगे, एक -1 -1 का मॉडुलस a होगा, फिर 0 का मॉडुलस a होगा, फिर कितना -1 का मॉडुलस a होगा। तो ये सब क्या मिल गया, ये थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि एक बार बता चुका हूँ डिटेल में, और डिटेल में है ना। तो हो गया, अभी ये समझ में आ गया सारी चीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2 है। चलो मिटा देता हूँ इसको। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकंड है। फर्स्ट आप लोग कर लिए थे, हो गया था सब उसे, या फर्स्ट भी बताना है। तो लेट fx 3x² - 7x + c, here c is variable coefficient and x greater than 7/6, x greater than है 7/6, then value of GIFC, then value of the GIFC such that fx touches, पूरा लिखूंगा, fx touches f inverse x, fx touches f inverse x। सबके पास क्वेश्चन है क्या, या मैं लिखूं पूरा 2 लाइन का क्वेश्चन है, देता हूं, ठीक है। तो मोबाइल में होगा, मोबाइल कुछ लोग लाइन नहीं होगा, 2 लाइन का है, मैं लिख देता हूं।
एफ एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सी है, वेयर सी वेरिएबल कोफिशिएंट। Variable coefficient and x greater than 7/6. Then value of इसका वैल्यू निकालना है GIFC such that fx touches f इनवर्स x। तो fx टच करेगा f इनवर्स को, तो वहां पर वो निकालना है fx touches f इनवर्स x। तो हमें यही है। उसके बाद जो है ना इसका वैल्यू ऑफ सी, इसके बाद प्लेन स्पेस है, मतलब GIFC का वैल्यू निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आंसर होगा न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पर GIF है तो इसका आंसर होगा इंटीजर, है ना। कोई भी जो है ना इसका आंसर इंटीजर ही होना है। सबसे पहले तो यही चीज हो गया। अच्छा, उसके बाद कोफिशिएंट अभी ये है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c इज ए वेरिएबल कोफिशिएंट एंड x ग्रेटर देन 7/6 सच दैट fx टचेज f इनवर्स x। अभी आपको ये भी पता होगा कि ये fx कैसा है, ये किस तरीके का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ क्या हो गया जी, क्या है? अरे तो ये देखो ना, पिछला के अब जो है वो देखो, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ किधर की ओर होता है, ऊपर की ओर, ठीक है, वो तो है। अच्छा, अभी वो सी पर डिपेंड करेगा, सी से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सी से ऊपर नीचे होगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। और fx से f इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है, मिरर इमेज बनता है, किसमें, fx दिया रहे और f इनवर्स x हमें करना है, तो वो मिरर इमेज होता है y इक्वल टू x में, ठीक है। तो वो हो जाता है मिरर इमेज y इक्वल टू x में। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी इसमें क्या बोला है, टच एच, टच का भी मतलब होता है, टच और इंटरसेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, टच करता है मतलब ये देखो एक कर्व ऐसा गया, एक कर्व ऐसा गया, तो ये टच हो रहा है, और एक कर्व ऐसा गया, एक कर्व ऐसा गया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वो तो हमें ग्राफ से तो डायग्राम से तो समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि हाँ, तो ये डायग्राम से समझ में आ रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टच कर रहा है। यहाँ पर करेंगे क्या, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि ये टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम एक्चुअल में करेंगे क्या, टच में, इंटरसेक्ट में क्या करेंगे ये बताइए, ये आसान है। इंटरसेक्ट में क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे, इससे मेरा मतलब है कि इसका भी फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है और हमें ये पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, दोनों के इक्वेशन को सोल्व करके ही निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। और पॉइंट ऑफ टच वो इंटरसेक्शन के अंदर ही आता है। ये जो है ना, ये टच है, तो ये पॉइंट टच करता है, मतलब क्या, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पर भी है, इस ग्राफ पर भी है। टच में इंटरसेक्शन के अलावा कुछ और होता है, एक चीज और होता है, ठीक है ना। टचिंग भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, लेकिन एक चीज और होता है। एक चीज और क्या होता है, वो वहां पर टेंजेंट, वो वहां पर दोनों का टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो ना, ये जो लाइन होता है ये टेंजेंट दोनों का सेम होता है, तो कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक है। टचिंग पॉइंट पे अगर दो कर्व दोनों एक दूसरे को टच करता है
तो ये एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या रहेगा, इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है ना ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पर भी है, इस कर्व पर भी है, तो ये दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये अल्फा बीटा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा इक्वल टू जी अल्फा, और यही अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा इक्वल टू एफ अल्फा होगा। तो ये पॉइंट दोनों कर्व पर है, उसी तरीके से ये पॉइंट भी दोनों कर्व पर है। इतना समझ में आ गया? तो ये टच और इंटरसेक्ट क्या होता है ये चीज समझोगे तभी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन कैसे होगा क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये टच और इंटरसेक्ट हो गया। अभी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या है ये भी पता आपको पता होना चाहिए, तभी आगे करेंगे। एफ एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स क्या है। ये एफ एक्स है और एफ इनवर्स एक्स, ये है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, कुछ लोग जो क्लास कर रहे थे उनको बताया था, आप लोग भी पढ़े ही होंगे, सब लोग पढ़े होंगे, रणबीर सर बताए होंगे। तो ये इनवर्स एक्स निकालने आता है क्या? सबको आता है या नहीं आता है? मैं उसको डिफाइन करूँ या बताऊँ? जरूरत नहीं है ना, अच्छे से बताइए। मैं ये मान के चलूंगा, आगे मैं ये मान लूंगा कि आपको इनवर्स निकालना आता है। नहीं आएगा तो फिर जो चीजें बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। आता है ना सबको? आता है। ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन, तो ये जो है इनवर्स फंक्शन निकालने फिजिकली यानी इक्वेशन में हमें इनवर्स फंक्शन निकालने आना चाहिए, वो आता है। अभी इनवर्स फंक्शन को ग्राफ में कैसे बिहेव करता है ये भी पता होना चाहिए। ग्राफ में इनवर्स फंक्शन कैसे बिहेव करता है, तो ग्राफ में जो है y इक्वल टू x में मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज मतलब क्या, सीधा मिरर लगा करके ही देखेंगे, जैसे ये है y इक्वल टू x, ये जो है y इक्वल टू x का ग्राफ है, ये सीधा x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइन जाता है। अभी इसका मिरर इमेज मतलब इधर कोई कर्व है तो ये इधर बनेगा, और अगर कोई कर्व इसके इधर आगे पीछे हो रहा है तब तो भी मिरर इमेज, उसे मान लो ये कर्व गया ऐसे फिर चला गया ऐसे, तो ये कौन सा कर्व हो गया, इसको हटाना। हाँ वो जो है मैं y इक्वल टू एक्स बनाया हूँ, ये कौन सा लाइन है, ये तो y इक्वल टू एक्स है। ये मैं एक कर्व ड्रॉ किया हूँ, इसको बोल दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स। अब बोलोगे कि y इक्वल टू एफ एक्स कौन सा कर्व है, हमें भी नहीं पता है, मैं तो डिफाइन किया हूँ। कोई भी कर्व होगा या कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका एक कर्व बनता है, कर्व ड्रॉ भी करने आता है। मान लिया कि ऐसा ड्रॉ हो गया तो इसका y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज बनेगा कैसे पता है? ये जो इधर गया है ना, इधर ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जो इधर है जैसा इमेज दिखता है वैसे ही मिरर इमेज का मतलब यही होता है, ऐसा जाता हुआ दिखेगा। और ये जो ऐसे गया है ये कैसा जाता हुआ दिखेगा, ऊपर। ऐसे दिखेगा और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, और ये जो इधर गया है ये ऐसे दिखेगा। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। ये पता चल रहा है कौन किसका है, ये ऐसा वाला है, ये इसका मिरर इमेज है। y इक्वल टू एफ एक्स का ये मिरर इमेज है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो मिरर इमेज है तो ये कौन सा कर्व बन गया, एफ इनवर्स एक्स बन गया। ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कर्व है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अभी देखो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करता हुआ कहाँ दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही इंटरसेक्ट करता है। तो ये समझ लो मिरर इमेज, सॉरी y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ओनली y इक्वल टू एक्स पर ही करेगा और कहीं कर ही नहीं सकता। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज जानते हो तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा।
और नहीं तो फिर इसको इसके साथ सोल्व करते रहोगे, होगा तो सोल्व तो होगा ही, सब कुछ सोल्व होता है। लेकिन अगर ये चीज लगाओगे तो बहुत सारे फालतू के कैलकुलेशन से बचोगे। तो ये देखने में लगता है कि ये इतना आसान है, इतने डिटेल में क्यों बताया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाई कोई भी कर्व अपने इन्वर्स कर्व को इंटरसेक्ट करता है मिरर इमेज कहाँ पर, बाई इक्वल टू एक्स पर। तो हम इसको इसके साथ सोल्व करने के बजाय सिर्फ बाई इक्वल टू एक्स के साथ सोल्व कर लेंगे, उतना ही में काम हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर टच की बात है, हमने इंटरसेक्शन दिखाया हूँ, यहाँ पर टच की बात है। तो टच के बाद के लिए मैं एक और कर्व बनाता हूँ। ये है कर्व वाई को, मान लो अभी इसी तरीके से अभी टच कैसे करेगा, कोई भी कर्व अपने इन्वर्स कर्व को टच कैसे करेगा, तो टच भी इसी लाइन पर करेगा, क्योंकि मैं बताया हूँ टच भी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है। टच भी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर ही आता है। मान लीजिए एक कर्व ऐसे आया और ऐसा, एक कर्व भी वैसा ही है, एक ऐसा कर्व है, ये जो है पाराबोला है, मैं यहाँ पर पाराबोला बनाया हूँ, तो ऊपर से आया इधर से चला गया। अभी इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, तो ये नीचे से आएगा ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर ये टच किया, तो यही टचिंग पॉइंट है। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों कर्व मिला हुआ है, मैं थोड़ा सा दूर बनाया हूँ, दूर नहीं है, इस तरीके से मिला हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है, पॉइंट ऑफ टचिंग है, दोनों कर्व टच करता है, और टच करता है कहाँ पर, टच करेगा बाई इक्वल टू एक्स पर। तो बाई इक्वल टू एक्स क्या रहेगा, उसका टेंजेंट भी रहेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये ही इसका टेंजेंट रहेगा, ये टेंजेंट रहेगा इसका भी और इसका भी। तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा सोल्व करके, इसका टेंजेंट कर देंगे बाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बाई इक्वल टू एक्स उसका टेंजेंट रहेगा। अभी टेंजेंट तो समझ में आ गया, तो टेंजेंट समझ में आ गया, तभी निकालेंगे कैसे, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे होता है, कोई भी कर्व का टेंजेंट निकालते कैसे हैं, तो कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन उसका स्लोप देता है उस पॉइंट पर। पहले तो बाई इक्वल टू एक्स के साथ इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई इक्वल टू एक्स के साथ सोल्व करना पड़ेगा। इतना चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत सारे चीजें जोड़ करके क्वेश्चन होता है, तो इसको मिटा देता हूँ या रहने देता हूँ, उधर लिखता हूँ। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, इसको किसके साथ सोल्व करेंगे, बाई इक्वल टू एक्स के साथ। क्यों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर ही तो पॉइंट ऑफ टचिंग भी रहेगा। इसको सोल्व करना चाहिए था इसके साथ, एफ एक्स को इसके साथ, लेकिन इसके साथ नहीं कर रहा हूँ। क्यों, बाई इक्वल टू एक्स के साथ करूँगा, अभी बताया हूँ उसका रीजन क्यों कर रहा हूँ। तो इसको सोल्व करूँगा किसको, 3x स्क्वायर, हमारे पास कर्व का इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c, और एक है बाई इक्वल टू एक्स। ये दोनों को सोल्व करूँगा, कैसे सोल्व करूँगे दोनों को, इसके जगह पर x कर लेंगे, यानी हमें बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c इक्वल टू एक्स, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस c। तो ये हो कितना गया, ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 8x हो गया, 8x प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए तभी तो निकलेगा, होगा नहीं तो नहीं निकलेगा। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं,
तो क्या मतलब हो गया, और इसका सॉल्यूशन निकल गया। इसी में कई चीजें हैं, इसका सॉल्यूशन निकल गया, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, और इसका एक ही सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन होता है, और कभी कभी एक भी होता है। अगर एक कंप्लीट स्क्वायर रहा तो एक भी होता है ना, और कभी एक भी नहीं होता है। तो सारी चीजें डिपेंड करेगा। मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ ये दोनों का सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये दोनों है क्या, ये लाइन है ए वाली और ये कर्व है ए वाली, ठीक है। इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये दोनों का मैं क्या निकाल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व तो इसी तरीके से होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब ये इसको टच करेगा एक पॉइंट पर। क्यों, ये जो पॉइंट है ये दोनों पर रहेगा, तो ये अगर इसका सिंगल सॉल्यूशन मिलता है तो ये टच करेगा, और अगर डबल सॉल्यूशन मिलता है तो इंटरसेक्ट करेगा। कैसे, लाइक दिस, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा ऐसे। एक पॉइंट ए मिल जाएगा, एक पॉइंट ए मिल जाएगा। हमें इसको सॉल्व करके x मिलेगा, y नहीं मिलेगा। y मिलेगा क्या, इसमें y है ही नहीं, तो y क्या मिलेगा। लेकिन जो x होगा वही y भी हो जाएगा। कैसे, इस पर रहेगा ना, इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा। तो मान लो इसका सॉल्यूशन अल्फा आ गया, तो अल्फा कोमा अल्फा ए पॉइंट हो गया, और बीटा आ गया तो बीटा कोमा बीटा ए पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। कब 2 पॉइंट मिलेगा, अगर इसका डबल सॉल्यूशन हुआ तो, दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, और अगर सिंगल सॉल्यूशन हुआ तो ये मिलेगा, टच करेगा। एक और बात, अगर सॉल्यूशन मिला ही नहीं तब क्या होगा, तब होगा ऐसे, ये ऊपर से निकल जाएगा। अब आप बोलोगे नीचे ऐसे निकलेगा क्या, नीचे नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इतना ही नहीं रहेगा। मैं इतना ड्रॉ किया हूँ, ये एक्चुअल में इन्फिनिटी तक जाता है ऊपर। अगर नीचे थोड़ा भी पार्ट होगा तो ऊपर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, तो वो नीचे नहीं रहेगा। वो तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको इन्फिनिटी तक बार बार थोड़े ड्रॉ करूँगा। तो लॉजिकल है, ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, तो ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें टच बोला गया है, हाँ, तो एक ही पॉइंट निकालना है। तो क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब होता है, कुछ याद है, जब भी अल्फा बीटा इक्वल, हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट को कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये होगा क्वाड्रेटिक का एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को कर देंगे इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा कितना, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी, यही होगा। तो इसको कर देंगे इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये 64 इक्वल टू 12c। तो c कितना आता है, 64/12। अभी 64/12 का क्या मतलब, इसको कट करेंगे, 3 4 जा और कितना 16 64 और 312, 16/3 आता है। तो c का वैल्यू 3, यहाँ देखो इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। मतलब क्या, अगर c का ये वैल्यू रहेगा तभी ये टच करेगा। तो जो c का वैल्यू निकालना था वो तो निकल चुका मेरा, ठीक है। c का वैल्यू निकल चुका है, c का वैल्यू आ गया 16/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो, कितना होगा, 5 या 15, 5 on 3। इसका GIF निकालो, 5 on 3 का GIF कितना मिलता है, ठीक है, 5 मिलता है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, है ना, बस ये लिखते इतना कर देते, हमारा आंसर आ गया। देख लो आंसर, मैं इतना फालतू का क्यों बताया, कोई जरूरत ही नहीं थी ना, ऐसे ही फालतू का बताया जा रहा है। हाँ सर, अगर हमें पता बोला जाता कि टच नहीं कर रहा, हाँ, तब हम
लेस देन 0 बोलते हैं ठीक। हाँ, अगर टच नहीं करता तो लेस देन 0 कर दे। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। या नहीं समझ में आया? Yes, sir. लिख लो, लिखे हो सब, लिखने के लिए क्या लिख लो कुछ चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4 है। ये क्या है? डोमेन का है जी। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, लेट है इंटीजर वैल्यू मल्टीपल फंक्शन सच दैट। मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट भी बताता हूँ। फर्स्ट जो यहाँ जो आते थे, जो नए लोग हैं नहीं किए होंगे, तो फर्स्ट भी बताता हूँ, ठीक है? इसको लिख लो, कुछ लिखना है तो। यस सर। उसके बाद फर्स्ट भी डिस्कस करता हूँ। मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक भी है, तो आप लोगों को जानना चाहिए। 2 4 लोग 5 लोग 6 लोग करते होंगे, 10 लोग, बाकी लोग बोल देते हाँ सर हो गया, बाकी करता कोई नहीं करता है। हाँ तुम किए हो पता है, बाकी लोग भी बोल रहा हूँ, हाँ तुम भी किए हो ये भी पता है। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा, लेकिन कुछ लोग बाकी लोग के हाँ सर मेरा भी होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से आया समझ में? हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से आया समझ में? हाँ सर। अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुआ जी। हाँ सर। 2 क्वेश्चन करेंगे तो कितना कैसे काम चलेगा? टाइम क्या हुआ है? 7:30 हो गए। 7:30 हो गए। कितना हुआ? 26 हुआ। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन तेजी से कर लें या डिटेल में करें? नहीं सर, तेजी से कर लेते हैं। तेजी से कर लेंगे। चलो लिखो, फिर कर लेते हैं तेजी से। ऐसा है, ये जो है ना, ये स्पीड स्लो किया होना, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्लो रहेगा। ये मैं स्लो किया हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो, अगर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से करते हो, 2 क्वेश्चन अच्छे से करते हो, फिर अपने आप तुम्हारा भी स्पीड बढ़ जाएगा, है ना? ऐसा थोड़ा है कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है। दौड़ता है तो पहले धीरे धीरे ही चलता है, गिरता है, उठता है, उसके बाद फिर चलेगा ना, उसके बाद दौड़ेगा भी। अब ऐसा थोड़े है कि नहीं ये बच्चा पैदा हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है? चलना शुरू किया तो चला, गिर गया तो ये तो गिर रहा है, ये ऐसे कैसे, ये मैराथन कैसे दौड़ेगा? तो ऐसा थोड़े होता है। बच्चा जब चलना सीखेगा तो पहले खड़ा होगा, गिर जाएगा। अब तुम बोलोगे कि नहीं ये तो गिर जाता है, ये तो दौड़ ही नहीं पाएगा। वो दौड़ेगा भी, चलेगा भी, सब कुछ करेगा, अभी सीख रहा है। तो सीखते समय स्पीड कम ही होता है, फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर स्पीड तुम लोगों का भी बढ़ जाएगा। फिर स्पीड तो इतना होगा कि एक दिन में जो है ना, वो जो है 20-25 क्वेश्चन भी 1 घंटे 2 घंटे में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जानना है। अभी जो एक क्वेश्चन किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ा आपको, है ना? कुछ पता ही नहीं था, इसलिए टाइम लगता है। और क्वेश्चन तो फटाक से 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना है ताकि समझ में आए। तो ये क्वेश्चन मिटाता हूँ, मैं सोचता हूँ एक और कर लूँ कम से कम। सर आप फर्स्ट वाला हाँ, फर्स्ट वाला बताऊँगा। तो एक is a real valued invertible function such that real valued invertible है 2x minus 3 x minus 2 equal to 5x minus 2 x not equal to 2, then value of a inverse इज। यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है तो सबको कैसे पता चलेगा? कुछ लोग तो किए हैं, उनको पता है, बाकी लोग क्या करेंगे? जो लिख लिया हो ना, मिटाऊंगा ये सारी चीजें, एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
इससे कनेक्ट करो। क्या करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ तो एफ है, यहाँ एफ इनवर्स है। सबसे परेशानी तो यही हो गई कि एफ को एफ इनवर्स कैसे करें। हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्या करेंगे, बस एफ को इधर ले लीजिए, हो गया एफ इनवर्स। कैसे? अगर लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू x इतना 5x माइनस 2, तो करूँ क्या, यहाँ से f हटा देंगे। 2x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू f इनवर्स 5x माइनस 2। आ गया इनवर्स, इनवर्स निकालना था, इनवर्स आ गया। अब क्या करें, उसको इक्वल टू 30 हमें 13 निकालना है। तो यहाँ पर 13 नहीं चाहिए, यहाँ पर 13 चाहिए। कहाँ पर 13 चाहिए? ये पूरा 5x minus 2 is equal to 30। x के जगह पे 13 रख दूं क्या? नहीं सर, 5 को 3 हो गया। हमें x के जगह पे 13 नहीं रखना है, 13 ही रखना है, बनाना है, लेकिन x के जगह पे नहीं। पूरे 5x माइनस 2 को 13 बनाना है। तो ये बनाने का काम कैसा होगा, 5x माइनस 2 को कर देंगे इक्वल टू 13। ठीक है, अभी इससे x निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5x इक्वल टू 3, 13 प्लस 2, ये हो गया 15। तो x हो गया 15 बाई 5 इक्वल टू 3। तो मतलब अगर x का वैल्यू 3 रखूं तो ये अपने आप 13 बनेगा। अगर लेकिन ये चीज खुद से पता नहीं चलेगा, जादू से मंत्र से कुछ नहीं पता चलता, सोल्व करने से आया है। अभी x के जगह पे 3 रखेंगे तो अपने आप 13 बनेगा। रख के देखिए, 5 3 का 15 माइनस 2 13। तो ये अगर इस इक्वेशन में मैं 3 रखूं तो इधर से एक 13 का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी कैसे रखना है, 2 इंटू 3 माइनस 3 3 माइनस 2 इक्वल टू f इनवर्स 5 इंटू 3 माइनस 2। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 3 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया, एक 13। तो एक 13 का वैल्यू हमें मिल चुका। ठीक है, चलिए अभी फिर बाकी जो है आप लोग करके लाइए। आपका क्लास हो गया, आज 3 ही क्वेश्चन किए, यही 15 तक सब लोग करके लाइए जो भेजा हूँ। और टोकन ये है ना, जिनका हो चुका है तो आगे करिएगा 31 तक। ठीक है, इसको और जरूर